हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्रिप विद मनीषा पे। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मकानों की बिक्री 20% घटी। इस तरह का मार्केट, जो बुल मार्केट के बाद ये जो मंदी स्टार्ट हुई है, ये मंदी किस तरह से अब रियलिटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, तो ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आप में से रियलिटी का कोई भी शेयर है तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूज़ की तरफ आगे चलते हैं। बीते कुछ सालों में मकानों की रिकॉर्ड बिक्री के बाद इस साल मकान कम बिक रहे हैं। देखिए, मकान एक साइक्लिक सेक्टर होता है। मकान हर साल नहीं खरीदा जाता। एक बार घर खरीदने, फ्लैट खरीदने के बाद आदमी उसको 10, 20, 50 साल के लिए रखता है। कम से कम 10 साल एक फ्लैट की कीमत मान के चली जाती है कि कम से कम एक पर्सन ने अगर कोई फ्लैट खरीदा है तो वो 10 साल उसमें रहेगा। तो बीते कुछ साल मकानों की रिकॉर्ड बिक्री के बाद इस साल मकान कम बिक रहे हैं। 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान भी मकानों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बावजूद मकानों के दाम बढ़े हैं। मतलब देखो, बिक्री तो कम हुई है, लेकिन अब बिक्री कम हो रही है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा नए आने वाले खरीदारों को, तो उनके लिए दाम बढ़ा दिए गए हैं। एक्चुअली जब सामान की कम बिक्री होने लगे तो जो रियलिटी सेक्टर के जो बेचने वाले लोग हैं उनको अपना मार्जिन इम्पैक्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने जो आगे आने वाले ग्राहक हैं उनके लिए दाम तेज़ कर दिए। मगर पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में बिक्री में सुधार देखने को मिला है। इससे आगे के मकानों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जगी है। दूसरी तिमाही में मकान की लॉन्चिंग, बिना बिके मकानों की संख्या भी घटी है। संपत्ति सलाहकार फर्म एनरॉक रिसर्च के हालिया आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 की दूसरी तिमाही में शीर्ष 7 शहरों में लगभग 96,000 मकान बिके, जो पिछले साल की इसी तिमाही में लगभग 1,20,000 मकान जो बिके थे उनसे 20% की गिरावट है। आप देख रहे हैं। एनरॉक समूह के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, 2025 की दूसरी तिमाही भारतीय आवास बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरी रही है, जिसमें देश विदेश के प्रमुख सैन्य कार्रवाइयों ने भी अहम भूमिका निभाई है। युद्ध जैसे माहौल ने मकान खरीदने वालों को प्रतीक्षा करने और देखने की स्थिति में ला दिया है। जब भी इस तरह की संकट की स्थिति होती है कि इकॉनमी में जब भी उठापटक होगी तो लोग कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। उसके बजाय सोने जैसी चीज़ों को एक सुरक्षित निवेश समझा जाता है, या कैश होल्ड करके रखा जाना एक सुरक्षित माना जाता है। और इसी के चलते मकानों की बिक्री, फ्लैट्स की बिक्री काफ़ी कम हो गई है। एनरॉक के अनुसार दूसरी तिमाही में सबसे अधिक 31,000 मकान मुंबई महानगर क्षेत्र में बिके, मगर वहां भी एक साल पहले के मुकाबले बिक्री 25% कम हुई है। अगर आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिक्री 14% घट के 14,000, बेंगलुरु में भी घटी है, कोलकाता में भी घटी है और चेन्नई में भी घटी है। तो देख रहे हैं, बड़े बड़े सब शहरों में बिक्री घटी है। साल 2025 की दूसरी तिमाही में एक साल पहले के मुकाबले भले मकानों की बिक्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, मगर पहली तिमाही की तुलना में बिक्री सुधरी है, थोड़ी सी सुधरी है। एनरॉक के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में 93,000 मकान बिके थे। इसकी तुलना में दूसरी तिमाही में मकान 96, तो 93,000 से 96 एक माइनर चेंज हुआ है, पॉजिटिव है। दूसरी तिमाही में तिमाही आधार पर मकानों की बिक्री सुधरने की बड़ी वजह आवास क्षेत्र के दूसरे बड़े मार्केट एनसीआर में बिक्री 14% की बड़ी वृद्धि होना है। साथ ही एमएमआर में बिक्री में महज 1% की गिरावट भी आना एक प्रमुख वजह मानी जा रही है। इस न्यूज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा रियलिटी शेयर्स पे। चलते हैं रियलिटी शेयर्स की तरफ एक बार। ये मैंने पहले से खोल के रखा हुआ था। रियलिटी शेयर्स जितने भी हैं ना, आप देख रहे हैं, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर, प्रेस्टीज एस्टेट, ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, फोनिक्स मिल्स और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, ये सारे के सारे शेयर्स हैं रियलिटी सेक्टर के दिग्गज समझे जाते हैं, जो निफ्टी मिड कैप 100 का भी पार्ट है, निफ्टी 500 का पार्ट है, बीएसई 500, बीएसई 200 आप देख रहे हैं, ये सबका पार्ट है। तो ऐसे में आपको एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, अगर आप में से ये कोई भी स्टॉक है, डीएलएफ, मैक्रोटेक, प्रेस्टीज, ओबेरॉय, गोदरेज, फोनिक्स, ब्रिगेड, तो आप इनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करके चल सकते हैं। क्योंकि अब अगर इस तरह की न्यूज़ आई और मंदी की स्थिति रियलिटी सेक्टर में आती है तो उस केस में सीधा सीधा असर शेयरों के भाव पे देखने को मिलेगा। जो शेयर्स बहुत
अच्छी जिन्होंने तेज़ी दी है, बहुत अच्छा जिन्होंने रिटर्न दिया है गए बीते सालों में 2023-24 में, उन शेयर्स में आप एक मंदी की स्थिति देख सकते हैं या फिर गिरावट, एटलीस्ट आपको छोटी मोटी गिरावट ज़रूर इस न्यूज़ के बाद देखने को मिलेगी। तो अगर आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से इन शेयर्स के साथ में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस न्यूज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। पीबी फिनटेक डिलीवरी मोबीविक की शेयरों की बिक्री। पीबी फिनटेक के सह संस्थापक याशीष दहिया आलोक बंसल ने कंपनी की 1.1% हिस्सेदारी बेचकर 920 करोड़ रुपए जुटाए। उन्होंने 1821 रुपए के भाव पर कंपनी के शेयर बेचे। कंपनी का शेयर 1835 रुपए पर बंद हुआ। इसी के बीच नेक्सस वेंचर पार्टनर्स ने डिलीवरी की करीब 1.6% हिस्सेदारी का विनिवेश किया। वेंचर कैपिटल फर्म ने 387 रुपए के भाव पर करीब 1.2 करोड़ शेयर बेचकर 461 करोड़ रुपए जुटाए। खरीदारों में देसी म्यूचुअल फंड और विदेशी फंड शामिल हैं। लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी का शेयर 385 रुपए पर बंद हुआ। दक्षिण अफ्रीका की नेट वन यूईपीएस टेक्नोलॉजी की इकाई नेट वन अप्लाइड टेक्नोलॉजीज नीदरलैंड मोबीविक की 8% हिस्सेदारी बेच दी। उसने 230 रुपए के भाव पर 62 लाख शेयर बेचे हैं। तो इतने बड़े बड़े शेयर्स ब्लॉक डील्स इस वक्त हो रहे हैं और ऐसे में अगर आपने छोटे मोटे ट्रेड लेने की कोशिश पीबी फिनटेक डिलीवरी और मोबीविक में की तो आपको नुकसान या तो देखना पड़ेगा या आप ऊंचे प्राइसेस पे ट्रैप भी हो सकते हो। इस तरह के शेयर स्वैप्स खास करके रिटेलर्स को फंसा के चले जाते हैं और प्रमोटर्स अपना माल बेच के माल चिपका के आपको चला जाता है। तो इन शेयर्स में आप लॉन्ग टर्म होने की सोच रहे हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको दोबारा से फिर से अपना डिसीजन को रिव्यू करना होगा। कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे लेने लायक है या नहीं, क्या वो स्टॉक लॉन्ग टर्म का है भी या वो केवल एक ट्रेडिंग स्टॉक है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मेरा जो कोर्स है उसकी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आप शेयर मार्केट के बेस्ट टू बेस्ट स्टॉक किस तरह से कब किन प्राइसेस पे लिए जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ताकि इस तरह की न्यूज़ आने से पहले आप उन शेयर्स में डिसीजन लेने में समर्थ हो जाएं। न्यूज़ आने के बाद तो शेयर से दूरी बनाकर रखना ही ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो न्यूज़ आती है आप लोग उस न्यूज़ के इमोशनल उसमें ट्रैप में फंस के वो शेयर्स खरीद लेते हैं और उसके बाद में आपको मजबूरन हमें लॉन्ग टर्म निवेशक बनना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। 3 महीने के बाद खुदरा निवेशक बने खरीदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस न्यूज़ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप देख रहे हैं बिकवाली का दौर जारी है। 3 महीने तक दूर रहने के बाद रिटेल निवेशकों ने शेयर कीमतों में लगातार तेज़ी के बीच जून में शेयर बाजार में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई है। इस महीने रिटेल निवेशक ने नकदी बाजार में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आप देख रहे हो इतना बड़ा निवेश रिटेल की तरफ से आया है जो बहुत बड़ा इस वक्त एक ताकतवर पिलर बनकर उभर रहा है शेयर मार्केट में। किसी भी तरह से मार्केट को बहुत बड़ा डिप जाने नहीं दिया जा रहा। और आप देखिए पिछले 3 महीनों में करीब 20,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। ये खुदरा खरीदारी ऐसे समय हो रही है जब बेंचमार्क निफ्टी लगातार चौथे महीने तेजी दर्ज कराने को तैयार है। इसके पहले 5 महीनों में सूचकांक में गिरावट आई थी। विश्लेषकों का कहना है कि खुदरा निवेशक बाजारों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे थे। बहुत टाइम से रिटेल निवेशक लगातार बैठे हुए थे ताकि वो अपना पैसा स्टेबल मार्केट में लगाएं और अब कहीं ना कहीं जब 3-4 महीने से निफ्टी लगातार हाई पे हाई बना रहा है तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि शायद खरीदारी का टाइम आ गया है। लेकिन कब किस शेयर में किन प्राइसेस पे एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के अगर आपको करना आता है तो ही आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यस सिक्योरिटीज़ के कार्यकारी निदेशक अमर अंबानी ने कहा है स्थिरता की धारणा तब लौटती है जब बुरी खबरें कीमतों को प्रभावित नहीं कर रही होती। जब आप बाजारों को 15-30 दिन तक ऊपर जाते देखते हैं या भले ही उन दिनों में जब बाजार नीचे होता है तो बाजार की धारणा स्थिर होती है, तो तब ये वही समय होता है जब धारणाएं बदलती हैं और ऐसा ही हुआ है। अंबानी ने कहा अप्रैल से शुद्ध खरीदार रहे। एफपीआई भी खुदरा निवेशकों का मनोबल बढ़ाने वाले रहे हैं।
एफपीआई 6 महीनों में से 5 में शुद्ध बिकवाल रहने के बाद अप्रैल से भारतीय शेयर बाजारों में खरीदार बन गए हैं। जब से भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी और उसके बाद जो जिस तरह से 8-10 दिनों के अंदर अंदर वो जंग समाप्त करके और हमारे शेयर मार्केट ने तेज़ी दिखाई थी ना, उसके बाद से एफआईआईज को भी बहुत ही ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में विश्वास जगा है, वो वापस आए हैं। दिलचस्प ये है कि जून में एफपीआई और घरेलू संस्थानों के साथ साथ खुदरा निवेशकों की भी खरीदारी देखी गई। खुदरा निवेशक जो लगातार 3 महीनों की बिकवाली के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग और बाजार स्थिरता से जुड़ी चिंताओं को जिम्मेदार माना गया, जो अमेरिकी टैरिफ नीति से लेकर भारत के पड़ोसी और दूसरे क्षेत्रों में तनाव की नकारात्मक खबरों से पैदा हुई थी। व्यक्तिगत निवेश ने मार्च में, अब देख रहे हैं व्यक्तिगत निवेश जो मार्च तक बंद था, देशी शेयरों से 14,000 करोड़ रुपए निकाले, जो 2016 के बाद से उनकी सबसे बड़ी मासिक निकासी थी, क्योंकि इसके पहले महीनों में बाजार की गिरावट ने उन्हें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फ़ायदा उठाने के लिए हतोत्साहित किया था। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें निवेशक अन्य निवेशों से कर योग्य लाभ होने पर नुकसान वाले निवेश बेचते हैं, जिसमें उनकी कुल देनदारी कम हो जाती है। अप्रैल और मई में कम तीव्रता के साथ बिक्री जारी रही। अप्रैल में खुदरा निवेशक 2,720 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता थे, आप देख रहे हैं। मई में उन्होंने 2,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इक्विनॉमिक्स के संस्थापक मिस्टर जी चोकालिंगम ने कहा है कि सितंबर बाद की बिकवाली के दौरान मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट ने कई खुदरा निवेशकों को बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। बहुत सारे लोगों ने स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा तो लगा दिया, लेकिन वो उसकी गिरावट के बाद जो मानसिक प्रेशर उन पे डेवलप हुआ उसको झेल नहीं पाए। जब उन्होंने स्टॉक्स को 50% और 80% गिरते हुए देखा तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आके उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग नहीं, उन्होंने अपने स्टॉक्स, अपना माल बेचा और उनको लगा कि कहीं स्टॉक का प्राइस ज़ीरो ना हो जाए, इससे अच्छा है स्टॉक से निकल जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर आप खेलने की ख्वाहिश रखते हैं, अगर आप हर दिन 5% का अपर सर्किट देखना चाहते हैं ना, तो आपको अपने दिमाग को 5% 10% के लोअर सर्किट के लिए भी उतना ही कंफर्टेबल बना के रखना होगा। शेयर मार्केट को डील करते वक्त अपने फियर और ग्रीड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, मेरे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स का पूरा फुल अच्छे से पार्ट है, प्रॉपर एक क्लास है कि किस तरह से मैं अपने मेंटल प्रेशर्स को हैंडल करके अपने स्टॉक के डिसीजंस लेती हूँ, किस तरह से मैं अच्छे स्टॉक में प्रेशर सेलिंग नहीं करती हूँ और किसी भी तरह से मैं किसी भी अच्छे या बुरे स्टॉक में ग्रीडी बाइंग नहीं करती हूँ। ये सारा मेरा कोर्स का पार्ट है। अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो आपको भी शेयर मार्केट में इस तरह के लॉसेस से एटलीस्ट बचा लिया जाएगा। आपको इस तरह के मार्केट को डील करने के बारे में बता दिया जाएगा। चोकालिंगम ने कहा है, सूचकांकों के सितंबर में ऊंचा स्तर छूने के बाद के महीनों में बाजार पूंजीकरण में भारी गिरावट आई है। कई छोटे और मिड कैप शेयर, गुणवत्ता वाले शेयर भी इसमें शामिल थे। मार्च तिमाही में 30 से 50% तक ये गिर गए थे। चोकालिंगम ने अप्रैल और मई में खुदरा निवेशकों की बिकवाली का कारण मुनाफा वसूली को बताया, क्योंकि उस समय प्रमुख और अन्य सूचकांक दोनों नई ऊंचाई पर पहुंच गए थे। तो जैसे जैसे जब भी 25,000 निफ्टी तय करता है ना, उस वक्त रिटेल निवेशक बहुत जगह से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से लगातार लॉस वाले पोर्टफोलियो को झेल के उनकी लॉस सहन करने की क्षमता अब ख़त्म हो गई है। ज़्यादातर जो 2021 के बाद रिटेल निवेशक मार्केट में आया है, ये बिल्कुल ही ज़्यादा एक तरह से नया खिलाड़ी है, इसको कुछ भी शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है, तो वो ज़रा सा भी 5% का अप देखते ही वो तुरंत बेचने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक में आप पूरा फ़ायदा उठाएं, वो स्टॉक कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा ये आपको पहले से पता चल जाए, तो आपको मेरे कोर्स की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किसी स्टॉक में रुकना और उसको कंसिस्टेंटली होल्ड कैसे किया जाता है, किन पैरामीटर्स पे किया जाता है, ये सिखा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।